इमेजिन करो, सिर्फ एक औरत और 32 मर्द, और एक ऐसा सुनसान आइलैंड जहां पर कोई कायदा कानून हो ही नहीं। इसके बाद भी ये लोग कई सालों तक एक साथ रहते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक आदमी कहीं गायब होने लगे, कहाँ गए किसी को नहीं पता। और जब किसी तरह वो वापस घर लौटे तो उनमें से 12 लोग मिसिंग थे, लेकिन किसी की कोई लाश नहीं मिली, कोई मुकदमा नहीं हुआ। पता चला तो सिर्फ अलग अलग तरह की बदलती हुई कहानियां। साल था 1944 का। ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और पूरी दुनिया पहले से ही केओस और अराजकता में डूबी हुई थी। इसी दौर में 33 लोग, जिसमें 32 आदमी और एक औरत, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर फंस जाते हैं। ये आइलैंड किसी भी बड़े लैंड मास से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इसी जंग के केओस और बदहवासी की वजह से इन लोगों को किसी ने याद नहीं रखा और आने वाले कई सालों तक उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वॉर खत्म होने के 8 साल बाद तक अमेरिकी गवर्नमेंट इस आइलैंड को बंजर मान रही थी। लेकिन जब 1951 में आखिरकार यूएस सर्विलांस पेट्रोलिंग टीम इन लोगों को वहां से रेस्क्यू करती है, तब उस समय वहां सिर्फ 20 ही लोग जिंदा थे। बाकी के 12 या तो मारे गए या मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि असल में उनके साथ क्या हुआ है, पर इन्हीं लोगों का मानना है कि ये सब कुछ इस ग्रुप की इकलौती औरत को पाने के लिए हुआ था। जापान के साउथ में पैसिफिक ओशन में मारियाना आइलैंड्स नाम के छोटे छोटे द्वीपों की एक चेन है, और इसी मारियाना आइलैंड्स में से एक है अनाटाहन आइलैंड, जहां ये कहानी चलती है। और ये स्टोरी उसी क्वीन ऑफ अनाटाहन की है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मारियाना आइलैंड्स जापान के कंट्रोल में था। उस वक्त नयो कोहट्टू नाम की एक कंपनी थी, जिसका सीधा मतलब था साउथ सी डेवलपमेंट कंपनी, जो कि इस एरिया में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का काम संभालती थी। और 1940 में इन आइलैंड्स को फार्मिंग के लिए यूज किया जाता था, और इन आइलैंड्स पर खेती करने का ठेका इसी साउथ सी डेवलपमेंट कंपनी के पास था। अनाटाहन पर इस कंपनी का एक प्लांटेशन था, और इस आइलैंड पर खेती के लिए कई सारे जापानीज लेबर और कुछ दर्जन लोकल आइलैंडर्स भी वहां काम किया करते थे। उनका प्लांटेशन मैनेजर था कुकीचिरो, और कुकीचिरो का एक सबॉर्डिनेट था। उस सबॉर्डिनेट की वाइफ का नाम काजुको था, जो उसी आइलैंड पर अपने पति के साथ काम किया करती थी। इसी बीच किसी काम की वजह से काजुको का हस्बैंड और बाकी सारे लेबर को अनाटाहन को छोड़कर कहीं जाना पड़ा। इन सब के जाने के बाद इस आइलैंड पर अब बस दो लोग ही रह गए थे। एक था प्लांटेशन मैनेजर कुकीचिरो, और दूसरी थी सबॉर्डिनेट की वाइफ काजुको। वहीं बाहर की दुनिया में अब जैसे जैसे जापान एलाइज पावर के सामने हारने लगा, तो युद्ध की आग अनाटाहन तक भी पहुंचने लगी। और इसी हार की वजह से जापान का अनाटाहन आइलैंड से कंट्रोल छूट गया। इस आइलैंड पर बचे कुकीचिरो और काजुको, दोनों के पास इस आइलैंड को छोड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आइलैंड पर फार्मिंग की पूरी फैसिलिटीज थी और जंगल में छोटे मोटे जानवर थे। तो काजुको और कुकीचिरो ने जंगल और खेती पर सरवाइव करने का सोचा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस आइलैंड पर एंट्री होती है 31 यंग जापानीज सेलर्स की। सेलर्स का ये ग्रुप जो यूएस फ्लीट से छिप छिपाते हुए भाग रहा था, और लड़ाई में जब इनका जहाज सीवियरली डैमेज हो गया तो ये सारे बहते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंचे थे। इस ग्रुप में सारे 19-20 साल के आदमी थे, और जैसा कि उस वक्त काजुको का पति किसी दूसरे आइलैंड पर काम की वजह से गया हुआ था और हैवी मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से अब तक वापस अनाटाहन नहीं लौटा था। और जब ये 31 लोग यहाँ क्रैश करते हैं तो उनकी मुलाकात काजुको और कुकीचिरो से होती है। कुकीचिरो जानता था कि ये 31 लोग काजुको को अपनी गलत नजरों से देख रहे हैं, और काजुको भी ये बात समझती थी, क्योंकि दोनों को पता था कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। काजुको को पता था कि इतने सारे जवान आदमियों के बीच वो कितनी सेफ थी। इसी डर से इन दोनों ने एक प्लान किया, और कुकीचिरो ने उन 31 लोगों को ये बताया कि काजुको उसकी वाइफ है, जिससे कि बाकी के लोग उस पर गलत नजर ना डालें। अब उसने सेलर्स के सामने खुद को काजुको का पति बताना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि एक मैरिड कपल के साथ सेलर्स कुछ गलत करेंगे नहीं। और इस तरह इस आइलैंड पर अब थे 32 मर्द और एक औरत, जो पैसिफिक ओशन के इस छोटे से टुकड़े पर एग्जाइल्ड लाइफ जीने लगे। फॉर्चुनेटली इस आइलैंड की मिट्टी काफी फर्टाइल थी। वो आलू उगाते, मछलियां पकड़ते और कभी कभी आइलैंड पर रहने वाले चूहों और छिपकलियों को भी खाते थे। उन्होंने पाल्म ट्रीज से एक तरह की शराब भी बनानी सीख ली थी। फिलहाल उनके पास जिंदा रहने के लिए इनफ रिसोर्सेज थे। इसी तरह टाइम बीतने लगा, और अब तारीख आती है 6 सितंबर 1945 की, जब अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर अटैक करता है। एक्सेस पावर हार जाती है और जापान एलाइज पावर के सामने सरेंडर कर देता है। इस सरेंडर की खबर पूरी दुनिया को पता चलती है, सिवा उन 33 लोगों के जो उस अनाटाहन पर फंसे हुए थे। इसलिए अमेरिकन कोस्ट गार्ड की शिप्स मरियाना आइलैंड के इलाके के आसपास अक्सर लाउड स्पीकर से अनाउंस करती है कि वॉर खत्म हो चुका है और जो भी आइलैंड पर मौजूद हैं वो सरेंडर कर दें। इस वजह से आसपास के लोकल आइलैंडर्स ने बिना देर किए अमेरिकन शिप्स पर सवार हो आइलैंड को छोड़ दिया।
लेकिन इन 33 लोगों को लगता है कि ये यूएसए की कोई चाल है, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। इसलिए कुकीचिरो, काजुको और बाकी के लोग सरेंडर करने से मना कर देते हैं। कुछ को डर था कि अमेरिकन सरेंडर करने पर उन्हें मार डालेंगे, और दूसरा कारण ये भी था कि वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जापान जंग हार चुका है। इसी डर और कंफ्यूजन की वजह से वो लोग बाहर नहीं आए, सिंस उनके पास खाना था, पानी था और रहने की जगह थी। इसलिए उन सब ने डिसाइड किया कि वो यहीं अनाटाहन पर ही रहेंगे। इनिशियली काजुको और कुकीचिरो इन 31 सेलर्स से अलग ही रहते थे और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उनसे बात करते। लेकिन 1946 की गर्मियों में अचानक सब कुछ बदल जाता है, जब एक दिन एक सेलर को जंगल में B-29 बॉम्बर का रैकेज मिलता है, जो शायद वॉर के दौरान वहां क्रैश हुआ था। और उस बॉम्बर के पायलट की लाश के पास उसे एक पिस्टल मिलता है, जिससे अब तक एक भी गोली तो नहीं चली थी, लेकिन उस पिस्टल ने पहले ही कई मौतों का फैसला कर दिया था। और बस इस एक पिस्टल ने आइलैंड पर मौजूद सत्ता के पावर को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। जिस सेलर को ये पिस्टल मिली थी, वो अब यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो कुकीचिरो को धमकी देता है और काजुको को अपने लिए मांगता है और खुद को काजुको का सेकंड हस्बैंड डिक्लेयर कर देता है। कुकीचिरो के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे झुकना पड़ा। लिहाजा अब काजुको खुद की और कुकीचिरो की सेफ्टी के लिए इस बात से एग्री कर जाती है। इस तरह वो पिस्टल वाला सेलर अब काजुको का दूसरा पति बन जाता है। लेकिन ये सेकंड हस्बैंड ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचता। अचानक से कुछ दिनों बाद दूसरे पति की मौत हो जाती है। ये इस आइलैंड पर पहली मिस्टीरियस डेथ थी, लेकिन आखिरी नहीं। अब मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था, हालांकि इस मौत की वजह किसी को पता नहीं चलती। कुछ सर्वाइवर्स का कहना था कि उसकी मौत नेचुरल कॉजेस से हुई थी, तो कुछ का कहना है कि कुकीचिरो ने काजुको को वापस पाने के लिए उसे मार डाला था। पर काजुको ने बाद में क्लेम किया कि उसका सेकंड हस्बैंड क्लिफ से गिर गया था। इसके कुछ समय बाद कुकीचिरो खुद भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मरा हुआ मिलता है। अब सवाल ये नहीं था कि कौन मरा, सवाल ये था कि अब अगला नंबर किसका है। खैर, पहले तो काजुको ने कुकीचिरो की मौत पर कहा था कि उसने रॉ क्रैब खा लिया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। बाद में उसने अपना स्टेटमेंट बदल लिया और कहा कि कुकीचिरो को दूसरे सेलर ने मारा था, जो कि बाद में जाकर काजुको का तीसरा पति बनता है। लेकिन ये मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ वक्त बाद इस तीसरे पति को भी कोई मार डालता है और उसकी जगह ले लेता है। अब तीसरे पति को मारने वाला आदमी काजुको का चौथा पति बन जाता है। इसी तरह हर बार जब भी यहाँ कोई मरता, काजुको की जिंदगी में एक नया पति आ जाता। अब सेलर्स को दुश्मन बाहर नहीं दिख रहा था, उन्हें दुश्मन अपने बीच ही दिखने लगा था। इसी दौरान इन लोगों के बीच अफवाह फैलने लगती है कि काजुको सिर्फ अपने हस्बैंड्स के साथ ही नहीं, बल्कि आइलैंड पर मौजूद दूसरे आदमियों के साथ भी रिलेशन बना रही है। इन 4 डेथ्स के बाद धीरे धीरे बचे हुए सेलर्स को लगता है कि काजुको ही इन मौतों और सेलर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और इस खूनी वायलेंस की वजह है। और इधर काजुको को भी ये महसूस होने लगता है कि ये मेल सेलर्स उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं, और इस तरह तो अगली शिकार वो खुद भी हो सकती है। और अब उसकी जान को भी खतरा है। उसे लगता है कि जिस आइलैंड ने उसे क्वीन बनाया था, अब वही उसकी कब्र बनने वाला है। इसलिए काजुको ने सोचा कि अमेरिकन्स के सामने सरेंडर करना ही उसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। इसलिए वो एक रात अपने कैंप से भाग जाती है और लगभग 1 महीने तक जंगल में छिपकर किसी अमेरिकन शिप के आने का इंतजार करती है। और फाइनली 1950 में वो एक अमेरिकन शिप पर सवार होकर अनाटाहान आइलैंड से भागने में कामयाब हो जाती है और मेन लैंड जापान वापस आ जाती है। जापान लौटने के बाद काजुको को पता चलता है कि उसका असली पति जिंदा है और उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है, क्योंकि उसे ये लगा था कि काजुको इस वॉर के कारण मारी जा चुकी है। अब काजुको को अपनी जिंदगी अकेले गुजारना था और उसके पास सरवाइव करने के लिए कोई सोर्स नहीं था, तो उसने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया ने भी उसकी स्टोरी को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते वो अखबारों और मैगजीन्स में छा गई। एक अकेली औरत जो दर्जनों आदमियों के बीच एक सुनसान आइलैंड पर जिंदा रही, उसकी कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। वो बताती थी कि कैसे सारे आदमी उसे पाने के लिए आपस में लड़ते और एक दूसरे को मार देते थे। जनता भी उसे एक स्ट्रांग वुमन के रूप में देखने लगी और उसे क्वीन ऑफ अनाताहन कहना शुरू कर दिया। इधर इसी साल यूएसए सर्वेलेंस टीम वापस इस आइलैंड पर आती है और बाकी बचे हुए सेलर्स को भी रेस्क्यू कर जापान ले आती है। इन 8 सालों में इन 32 में से सिर्फ 20 सेलर्स जिंदा बचते हैं। यहाँ सवाल ये था कि काजुको का दूसरा पति कुकीचिरो और थर्ड हस्बैंड तो पहले ही मर चुका था, तब भी 29 लोग होने चाहिए थे। तो फिर बाकी 9 के साथ क्या हुआ, आखिर वो सब कहाँ गए? खैर, ये 20 लोग जैसे ही जापान की मिट्टी पर अपना कदम रखते हैं, तो पूरे जापान में बवाल मच जाता है, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया काजुको की स्टोरी ऑलरेडी जानती थी कि कैसे कुकीचिरो, जो उसे प्रोटेक्ट करने वाला उसका नकली हस्बैंड था, उसे मार दिया गया और उसे पाने के लिए बाकी सेलर ने कैसे एक दूसरे को मार डाला था। पर वो सेलर्स इस सेम केस की कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उनके अकॉर्डिंग काजुको अलग अलग आदमियों को सिड्यूस किया करती थी, उसके साथ रिलेशंस बनाती और अपने जाल में फंसाकर उनका खाना, कपड़े और दूसरों के रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल कर लेती थी।
वो अपने झांसे में फंसाकर उन्हें आपस में लड़वाती थी। इन सेलर्स की कहानी बाहर आने के बाद काजुको ने अपनी स्टोरी कई बार बदली, जो सेलर्स की बताई बातों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। अब किसकी स्टोरी कितनी सच थी, ये तो वही लोग जानते थे। लेकिन एक बार फिर से हर जगह वही कहानी शुरू हो गई। एक औरत, दर्जनों पुरुष और एक आइलैंड। लिहाजा इन लोगों ने भी अपनी अपनी साइड की स्टोरी मीडिया में बताकर और इस पर किताब छापकर खूब पैसा कमाया। काजुको ने खुद की पूरी स्टोरी पर क्वीन ऑफ अनाटाहान के नाम से एक थिएटर प्ले बना, पूरे जापान में स्टेज परफॉर्मेंस करने लगी। काजुको की स्टोरी पर एक फुल लेंथ मूवी भी बनी, जिसमें उसने खुद लीड रोल प्ले किया था। वैसे तो इस स्टोरी पर हॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी है, पर उसमें काजुको नहीं है। खैर, थिएटर प्लेस तक तो ठीक था, पर अनफॉर्चुनेटली वो मूवी जिसमें काजुको ने एक्टिंग की थी, उसको काफी खराब रिस्पॉन्स मिला। और इससे भी बुरा तब हुआ जब इसी दौरान कुछ सेलर्स ने अपनी किताबें पब्लिश की, जिनमें उन लोगों ने अपने साइड की वही कहानी बताई थी। बुक में एक सेलर ने लिखा कि काजुको आदमियों को खाना और रिसोर्स के लिए बहकाती थी और उन्हें एक दूसरे से मरवाती थी। उन लोगों ने काजुको के ऊपर कम से कम 9 मौतों का इल्जाम लगाया। उसके अकॉर्डिंग कम से कम 9 लोग उसकी वजह से मारे गए थे। इन्हीं एक्यूजेशंस और उसकी खराब एक्टिंग ने उसकी इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे पब्लिक की नजरों में वो क्वीन से विलेन बन गई थी। अब लोग उसे एक ब्रेव सर्वाइवर नहीं, बल्कि एक चालाक और खतरनाक औरत के रूप में देखने लगे थे। इसलिए फिर काजुको ने भी अपना पहले वाला स्टेटमेंट को बदलना शुरू कर दिया। काजुको ने अब कहना शुरू किया कि उसे मजबूरी में कुछ आदमियों के करीब जाना पड़ा, और उसने जो किया, जिंदा रहने के लिए किया था। और सिर्फ 2 लोग ही उसकी वजह से मरे। बाकी के लोग भूख, फूड पॉइजनिंग और एक्सीडेंट्स में मारे गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लोगों ने उसे सड़कों पर पहचान कर परेशान करना शुरू कर दिया। मीडिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। काम मिलना भी बंद हो गया। अब उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार काजुको शहर छोड़कर कंट्री साइड में जाकर बस गई। और समय के साथ क्वीन ऑफ अनाटाहान की कहानी भी धुंधली पड़ने लगी और उसकी स्टोरी लोगों की यादों से मिटती चली गई। काजुको ने बाद में शादी की और गांव में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया, और 1971 में 51 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई। तो सच क्या था? क्या काजुको एक रूथलेस मर्डरर थी, जिसने अपने मतलब और सेल्फ प्लेजर के लिए एक साथ कई आदमियों को अपने जाल में फंसा मैनिपुलेट किया और उनकी मौत की वजह बनी? या फिर वो सिर्फ हालात की शिकार एक अकेली औरत थी, दुनिया से कटी हुई एक वीरान आइलैंड पर, आदमियों और उनकी बुरी नजरों से घिरी हुई, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ करती गई जो वो कर सकती थी? और शायद उसकी जगह पर कोई भी होता तो वही करता, जो काजुको ने किया। और 2010 में इस कहानी पर फिर से लूसली बेस्ड एक फिल्म बनी थी। लेकिन आज इसकी असली कहानी बहुत कम लोगों को याद है। 72 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और अगर कोई सच जानता है तो वो बूढ़े सेलर्स हैं, जो शायद अब अपने 90s में होंगे, अगर उनमें से कोई सर्वाइवर आज जिंदा बचा है तो। या शायद सच अभी भी उस अनाटाहन आइलैंड पर ही कहीं दफन है।